अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो डाइवर्जेंस और कर्ल पे होगी। तो आज का हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो डाइवर्जेंस और कर्ल है। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है, तो सबसे पहले इसके कंटेंट्स आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला हम आज डाइवर्जेंस को डिस्कस करेंगे। डाइवर्जेंस का फार्मूला, उसकी एनालॉजीज कि हम उसे किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं, और हम डाइवर्जेंस की सिग्निफिकेंस जो है वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम ऐसे ही कर्ल का फार्मूला, कर्ल्स की एग्जांपल और कर्ल की फिजिकल सिग्निफिकेंस हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम डाइवर्जेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि डाइवर्जेंस होता है असल में क्या है। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड वही जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि वेक्टर्स को मिला के, या एक काफ़ी सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर किसी फील्ड में हों तो हम उसे कहते हैं कि ये वेक्टर फील्ड है। और वेक्टर फील्ड एक फिजिकल भी हो सकती है किसी चीज़ के बारे में, और जैसे कि मैक्सवेल फील्ड्स हैं, या हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। और ये मैथमेटिकली वैसे हम इसे डिस्कस करते हैं ज़्यादातर। और डाइवर्जेंस हम क्या कहते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज़ अ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। के एक फ्लक्स जो हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ फील्ड्स लाइन पर पासिंग थ्रू अ एरिया, वो एक फ्लक्स होता है। और फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसे हम डाइवर्जेंस कहते हैं। ये क्या है इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में भी बताते हैं। कि जैसे पानी आपने हमने देखा है कि अगर एक पूल है या एक टब है तो उसमें पानी भरा हुआ है, और अगर हम उस पानी को ड्रेन करना चाह रहे हैं या उसमें पानी भरना चाह रहे हैं, दो तरीके हैं। तो अगर हमने जो पॉइंट से पानी निकल रहा है, अगर हमने उसमें पाइप रखा हुआ है और वहाँ से पानी निकल रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि इसकी डाइवर्जेंस पॉजिटिव है। और वो भी डाइवर्जेंस होगी क्योंकि एक सरफेस में से कोई फील्ड लाइंस या फ्लक्स निकल रहा है, और दूसरे केस में जब ड्रेन हो रहा होगा तो पानी उसमें एंटर हो रहा होगा, एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रहा होगा। तो उसे हम कहेंगे कि यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है उस फील्ड की वो नेगेटिव है। इसकी इसे याद रखने के लिए, इसे समझने के लिए हम इससे इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हम एक स्टॉल है किसी चीज़ का, फॉर एग्जांपल सेब का एक स्टॉल है, और वहाँ से सेब दिए जा रहे हैं, तो जो गिवर है वो दे रहा है, तो वो पॉजिटिव है। और अगर कोई जगह है जहाँ पे आप कोई चीज़ वो कुछ चीज़ ले रहा है, और तो वो एक नेगेटिव डाइवर्जेंस होगी। नेक्स्ट, डाइवर्जेंस का फार्मूला। डाइवर्जेंस किसी भी फंक्शन पे अप्लाई होते हैं, और इसे अप्लाई करने के लिए डेल एक फंक्शन, डेल ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं। डेल डॉट फंक्शन डाइवर्जेंस होती है, और ये लिखा हुआ है इसका फार्मूला सामने हमारे। डाइवर्जेंस ऑफ एफ, और ये जो पी क्यू आर हैं ये तीनों जिस पे डिपेंड कर रहा है हमारा फंक्शन, हमारे फंक्शन की वेरिएबल हैं, और एक्स वाई जी डायरेक्शन है। तो ये फार्मूला डाइवर्जेंस का है कि डाइवर्जेंस इज इक्वल टू डेल डॉट वी। तो डेल का ये फार्मूला जो लिखा हुआ है आई, और ये जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है पहली ब्रैकेट्स में करली बाय करली एक्स और करली बाय करली वाई वाला, ये डेल का फार्मूला। और ये एक ऑपरेटर होता है। और आगे हमने डॉट वेक्टर लिखा है, तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई करवाया, और हमारे पास डाइवर्जेंस का ये नीचे पार्श करली वी बाय करली एक्स, करली वी टू बाय करली वाई, और करली वी थ्री बाय करली सी आ गया। इसी तरीके से हम डाइवर्जेंस को फाइंड करते हैं, और ये डाइवर्जेंस के मुख्तलिफ फार्मूले मुख्तलिफ केसेस में हैं। जैसे कि कार्टेशियन के लिए हमने अभी डिस्कस किया था, वैसे ही अगर हम सिलेंड्रिकल की बात करेंगे तो वहाँ पे आर आ जाएगा, और थीटा और फाई की फॉर्म में हम लिखेंगे, आर फाई और जी की फॉर्म में। और अगर हम स्फेरिकल में बात करेंगे तो वहाँ पे हम आर थीटा और फाई के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखेंगे, डिस्कस करेंगे इसे। तो ये इसके डाइवर्जेंस के फार्मूलाज थे, और इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस अब बताई जा रही है। तो जैसे हमने पहले इसे डिस्कस किया कि फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, हमने इसे डिस्कस किया है कि डाइवर्जेंस होती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर एक फील्ड हम ले लें, एक वेक्टर फील्ड है हमारे पास, और उसमें से
जो फील्ड लाइंस हैं या जो वेक्टर्स हैं वो पॉइंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये 3D एक स्फेयर है और स्फेयर के बाहर को ये सारे जो वेक्टर्स हैं वो पॉइंट कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ से फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है, और बाहर की तरफ निकलने का मतलब है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस जो होगी इसकी, वो इसकी डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगी। अगर यही एरोज अंदर की तरफ जा रहे होते और हम कह सकते थे कि डाइवर्जेंस जो है वो नेगेटिव है। अ, उसके बाद ये एक डाइवर्जेंस की एग्जांपल है कि हमें एक फंक्शन दे दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई, और उसकी वैल्यू सामने लिखी हुई है, और वैसे ही अब उसकी हमने डाइवर्जेंस कैलकुलेट करनी है। तो डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसी फार्मूला पे डेल अप्लाई करेंगे। डेल मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल बाय पार्शियल वाई। तो उसके ज़रिए हम एक फंक्शन जो कि 3x² + 2y था, उसकी जब हम डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे तो वो 6x + 2 आएगी। ऐसे ही दूसरा जो कॉन्सेप्ट आज का हमने डिस्कस करना था वो कर्ल था। जैसे हमने डाइवर्जेंस के बारे में जिक्र किया था कि डाइवर्जेंस किसी भी फील्ड लाइन के फैलाव को जाहिर कर रहा होता है कि एक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठी हो रही हैं या कन्वर्ज हो रही हैं या किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं। तो उसको डिस्कस करने के लिए हमने यूज़ किया था डाइवर्जेंस को। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो फील्ड लाइन है वो एक जगह पे डाइवर्ज डायरेक्टली ना हो रही हो, वो उसके गिर्द घूम रही हो। तो उसे हम डिस्कस करने के लिए कर्ल का यूज़ करेंगे। तो इसमें कर्ल की डेफिनेशन है कि कर्ल एक वेक्टर फील्ड में वो टेंडेंसी होती है जो उसे उसकी रोटेशन के बारे में बता रही होती है किसी भी पॉइंट पे। अगर हमने एक पॉइंट का कर्ल फाइंड करना है तो हम असल में फाइंड करना चाह रहे हैं कि उसके गिर्द के जो पॉइंट हैं वो उनमें रोटेशन है या नहीं है, और अगर है तो किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन की जो हम बात कर रहे हैं वो असल में क्या चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर हम एक पॉइंट से देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक जैसे हमने पहले एग्जांपल ली थी पानी की एग्जांपल, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी। तो अगर वही बात करें कि हम ड्रेन कर रहे हैं पानी को और वो किसी जगह पे स्पाइरल की तरह घूम रहा है, तो अब अगर हम ऊपर से देख रहे हैं और जो स्पाइरल जो उसकी रोटेशन है वो काउंटर क्लॉकवाइज है, तो इसका क्या मतलब होगा, अगर हम राइट हैंड रूल जो यूज़ करते हैं उस तरीके से भी हम वेक्टर को कैलकुलेट करें तो जो हमारा कर्ल निकलेगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर वही जो डायरेक्शन है उसकी मूवमेंट की और रोटेशन की वो क्लॉकवाइज हो जाए तो हम उसे कहेंगे कि यहाँ पे जो कर्ल है वो पॉजिटिव नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम कर्ल को डिस्कस करते हैं कि ये टेंडेंसी टू रोटेट अबाउट अ पॉइंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड होती है। ठीक है, कर्ल का फॉर्मूला डेल क्रॉस ए था, ए है, और इसे हम फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट लेते हैं, जैसे अभी यहाँ पे सामने बना हुआ है कि ए का, और ये डेल, और ये ऊपर जो लिखी हुई है ये बेसिस लिखी हुई है आई जे के। ठीक है, और जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये नीचे वाला फार्मूला जो लिखा हुआ है ये बन जाएगा। ये कर्ल को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना हो, अगर हम पहले जो हमने किया था वो डिफरेंशियल फॉर्म में कर्ल को रिप्रेजेंट किया था, अब यहाँ पे वो इंटेग्रल फॉर्म में भी कर्ल को हम इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। इंटेग्रल फॉर्म जो होती है वो तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हमने एक्सपेरिमेंटली किसी चीज़ को करना हो और उसकी वैल्यूज़ लेनी हो, और जो डिफरेंशियल फॉर्म होती है हमें पता है कि वो थ्योरेटिकल वर्क में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कार्टेशियन प्लेन में जब हमने कर्ल को फाइंड करना हो तो वो तो सिंपली वही मेथड है जो हमने ऊपर बताया है। सिलेंड्रिकल में भी हम बिल्कुल वैसे ही फाइंड करेंगे, लेकिन अब 1/r हमारे साथ आ जाएगा, क्योंकि ये असल में उसकी बेसिस चेंज करने का जो फार्मूला था जो हम हर जगह पे यूज़ भी कर रहे थे कि जब भी हम कहते हैं कि x y z = r थीटा और z वाली जो बेसिस है वही वाली फार्मूले के मुताबिक। उसके बाद स्फेरिकल का ये फार्मूला, और इसमें भी उन्होंने सेम फार्मूला हमने स्फेरिकल के लिए ड्राइव किया हुआ। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि ये एक हमारे पास फंक्शन है yz² + xz² + 2j और +2xyz - 1k। ये हमारे पास एक फंक्शन है और हम इसकी कर्ल फाइंड करना चाह रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो हम इसे पुट करेंगे फार्मूला वही वाला जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए डिस्कस किया था उसमें। तो हमारे पास ये सामने
इसका सोल्यूशन आ जाता है। इसमें ज़ीरो कर्ल आ रहा है। ज़ीरो कर्ल का क्या मतलब है कि ये पॉइंट्स जो हैं ये किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं हो रहे। अब एक जो कॉमन सवाल होता है वो ये है कि कई दफ़ा हम ऐसी फील्ड देखते हैं, जैसे अगर हम नदी की बात कर रहे हैं तो नदी में पानी चल रहा है, तो उसमें बाहर तो पानी कहीं पे भी कर्ल नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पे भी लाजमी नहीं कि हर पॉइंट की कर्ल जो है वो ज़ीरो आएगी। एक जगह पे एक पॉइंट है जिसके राइट साइड से जो पानी की स्पीड है वो तेज़ है और लेफ्ट साइड पे पानी की स्पीड स्लो है, तो वहाँ पे भी एक रोटेशन हो रही है, वो एक साइड पे कम और एक साइड पे ज़्यादा। अगर वहाँ पे आप कोई चीज़ ड्रॉप करेंगे तो वो रोटेट करेगी, तो उस रोटेशन को भी हम कर्ल की ज़ुमरे में लेंगे और वहाँ पे भी कर्ल जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ अगर हम ऊपर से देखेंगे तो वो चीज़ मूव करेगी, तो वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगी। तो ये वो सिचुएशन है। हमने 2D जो अगर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, 3D में भी ऐसे ही होता है। अभी हम 2D में देख रहे हैं और हम जी डायरेक्शन से ऊपर से हम इसे देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे ये सारे वेक्टर्स हैं हमारे, और अगर हम पॉइंट ज़ीरो पे कर्ल फाइंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं वही फार्मूला यूज़ करके। और यहाँ पे फिज़िकली हम अगर उसे देखना चाहें तो फिज़िकली हमारी कर्ल जो है वो पॉजिटिव वैल्यू हमें देगी, क्योंकि यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सारे वेक्टर्स। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।